अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारत नेपाल रेल संपर्क के तहत अररिया के बथनाहा से नेपाल के बीच मालगाड़ी का परिचालन आज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड करेंगे शुरुआत। केंद्र सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश की आर्थिक विकास दर 7.2% रही, विश्व में यह सबसे अधिक। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में लू को लेकर चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में आंकड़े जारी किए हैं। नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन (एनएसओ) की ओर से सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान देश की आर्थिक विकास की दर 7.2% रही है। ये बढ़ोतरी की दर विश्व में सबसे अधिक रही। एनएसओ ने कहा है कि सेवा सेक्टर, खनन और रियल एस्टेट के क्षेत्र में बढ़ोतरी सबसे अधिक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर प्रसन्नता जताई है। श्री मोदी ने कहा कि यह इस बात को रेखांकित करता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत सेवा आउटसोर्सिंग से संबंधित प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों ने मिलकर तैयार किया है। यह परियोजना देश को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विश्व का सबसे महत्वपूर्ण सहायता केंद्र बनाने में मदद करेगी। अगले 5 वर्षों में भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत सेवा आउटसोर्सिंग उद्योग से 20 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व मिलने की संभावना है। इससे रोजगार के लाखों अवसर भी सृजित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना की पहचान भारत के लिए एक गेम चेंजर के रूप में की गई है। परियोजना 3 महीने तक चलेगी। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि राज्य में अभी तापमान में और बढ़ोतरी होगी। विभाग ने पूर्णिया, कटिहार, नालंदा, खगड़िया, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, अररिया के क्षेत्रों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद और नालंदा सबसे गर्म स्थान रहे, जहां का अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत की संभावना नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले के कथैया थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में अगलगी की घटना में झुलसकर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 15 घर भी जल गए। वहीं शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र के धनकौल गांव में अलग अलग स्थानों पर अगलगी की घटना में एक व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया, जबकि 4 पशुओं की मौत हो गई। शिवहर जिले में पुलिस ने एक विशेष अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्रों से 92 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक चोरी की स्कॉर्पियो और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। कैमूर जिले में सड़क दुर्घटना में एक दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शेखपुरा जिले में बरभीगा और शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब के साथ 2 अंतर जिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। सारण जिले में बालू के अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ अभियान चलाकर पुलिस ने 49 वाहनों को जब्त कर लिया। इस दौरान 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने पटना प्रमंडल क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में अपनी ड्यूटी से गायब 62 चिकित्सकों से स्पष्टीकरण मांगा है। भारत नेपाल रेल प्रोजेक्ट के तहत अररिया के बथनाहा और नेपाल के बीच रेल संपर्क सेवा की आज से शुरुआत होगी। इसके तहत पहले चरण में इस मार्ग पर मालगाड़ी का परिचालन किया जाएगा, जो बथनाहा से नेपाल के कस्टम यार्ड तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर इस रेल सेवा की शुरुआत करेंगे। यह रेल सेवा फारबिसगंज, बथनाहा, विराटनगर रेल परियोजना का हिस्सा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यावसायिक संबंधों के कारण रेल मार्ग से कार्गो सेवा की शुरुआत का काफी महत्व है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। यह सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना होगी। मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इसका लक्ष्य भंडारण की क्षमता बढ़ाकर 700 लाख टन करना है। सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है। अब 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता के क्षेत्र में शुरू होगी। भारत में कुल मिलाकर देखा जाए तो 3100 लाख टन फूड ग्रेन्स की पैदावार होती है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो वैल्यूएबल फूड ग्रेन्स हैं वो नष्ट इसलिए भी हो जाते हैं कि भंडारण की क्षमता नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो जाते हैं और किसानों को भी उचित दाम अगर लगता है कि 15 दिन बाद, महीने बाद मिल सकते हैं, लेकिन भंडारण की क्षमता नहीं है तो उसको भी बेचना ही पड़ता है। श्री ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत पैक्स मजबूत होंगे और किसानों को भी लाभ मिलेगा। देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता में वृद्धि भी करेगा और खाद्यान्नों के आयात में कमी लाएगा। खाद्यान्न सुरक्षा हमारी और मजबूत होगी, सुनिश्चित करेगा। ये पैक्स को भी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है इनको भी मजबूत करेगा। हमारे देश में लगभग 63,000 फंक्शनल प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। इनको ट्रांसफॉर्म करने की भी हमने शुरुआत की। आपने देखा इसमें कंप्यूटराइजेशन हमने पहले ही कर दिया है और कंप्यूटराइजेशन के साथ साथ अब इनको 25 तरह के अलग अलग काम करने की अनुमति भी मॉडल बायलॉज में दे दी गई। उसमें एक बड़ा काम ये भंडारण का होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी, बचत होगी, फसल बर्बाद भी नहीं होगी और किसान अपनी फसल उस गोदाम में देकर उसी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से 70% तक का ऋण भी ले सकता है और सही समय आने पर अपनी फसल मार्केट में बेच भी सकता है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर वन एंड ऑल। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले इसे परीक्षण के तौर पर लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनाज भंडारण योजना के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एक निगरानी तंत्र भी रहेगा। ग्रेन स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने के लिए ये जो योजना हम लाए हैं, इनको पायलट के आधार पर पहले 10 जिलों में लागू किया जाएगा और उसके अनुभवों के आधार पर इसको फिर बाकी देश के जितने राज्य हैं सब में इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 3 टायर स्ट्रक्चर होगा, जिसमें एक नेशनल लेवल पे कमेटी बनेगी, तो दूसरी राज्य के स्तर पे चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे बनेगी और इसके अंतर्गत स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी होगी। तीसरी जिला के स्तर पे कलेक्टर के अध्यक्षता में बनेगी, जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना हमारे कृषि बुनियादी ढांचे में क्रांति ला सकती है। इससे अपव्यय कम होगा और किसानों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित होगा। श्री मोदी ने कहा कि नवाचार, एकीकरण और संवहनीयता के लिए अभिनव स्मार्ट सिटी परियोजना के दूसरे चरण की मंजूरी चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देगी और शहरों में जलवायु अनुकूलता बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि बेहतर और अधिक संवहनीय धरती के लिए यह कदम भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 9 साल देशवासियों की सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। राजस्थान के अजमेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने एनडीए सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा के महीने भर चलने वाले जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। रैली में प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के 9 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। देश ने 2014 में सबका साथ सबका विकास के नए संकल्प का आह्वान किया था। आज दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि भारत अति गरीबी को समाप्त करने के बहुत निकट है। पिछले 9 साल में देश के 19 करोड़ से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन दिया है। इसने महिलाओं को स्वास्थ्य भी दिया है और सुविधा भी दी है। बीजेपी सरकार ने बीते 3 साल में 9 करोड़ लोगों को पाइप से पानी के कनेक्शन से जोड़ा है। भाजपा सरकार ने न सिर्फ वन रैंक वन पेंशन को लागू किया,
बल्कि पूर्व सैनिकों को एरियर भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने छोटे किसानों की मुश्किलों को समझा और 9 साल में 6 बार कृषि बजट बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए कई पहल की गई है। पिछले 9 वर्ष में कृषि बजट में लगभग 6 गुना वृद्धि की है। किसानों को लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय हुआ। फसल बीमा योजना से 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा मिला है। पहली बार पशुपालकों को, मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है। 11 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक 11 करोड़ किसानों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने आधुनिक राजमार्गों और रेलवे पर लगभग 24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए गरीबों के बैंक खातों में 29 लाख करोड़ रुपए पहुंचे हैं। पिछले 9 साल में 2,25,000 करोड़ रुपए गरीबों के लिए मकान बनाने पर खर्च किए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राज्य में मुजफ्फरपुर छपरा नई रेल लाइन परियोजना को स्थगित किए जाने की खबर को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, मुजफ्फरपुर छपरा नई रेल लाइन परियोजना स्थगित, रेलवे ने बिहार सरकार को राशि नहीं होने का दिया हवाला। दैनिक जागरण ने पटना में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी को बड़ी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, फुलवारी शरीफ मामले में 3 राज्यों के 25 ठिकानों पर एनआईए के छापे। प्रभात खबर ने लिखा है, पैसा बकाया रहने पर लखनऊ के खाद्य व्यवसायी को रूपसपुर में अपार्टमेंट में कर रखा था नजरबंद, 6ठे तल्ले से गिरकर हुई मौत। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, प्रदेश के 17 जिलों में अब तालाब और डैम के पानी की होगी पेयजल के रूप में सप्लाई। दैनिक आज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से ग्रामीण कार्य विभाग को दिए गए निर्देश पर लिखा है, जरूरत के अनुसार करें इंजीनियरों व कर्मियों की बहाली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत नेपाल रेल संपर्क के तहत अररिया के बथनाहा से नेपाल के बीच मालगाड़ी का परिचालन आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड करेंगे शुरुआत। केंद्र सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश की आर्थिक विकास दर 7.2% रही, विश्व में ये सबसे अधिक। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में लू को लेकर चेतावनी जारी की।